आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ही सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंटेशन का दौर चल रहा है। कल मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स ब्रह्मदेव पढ़ा रहे थे और आधा पोर्शन वो पढ़ा चुके हैं। आई थिंक आज ब्रह्मदेव क्लास में हमारी मीट में जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदेव, आप अपनी थ्योरी को आज कंप्लीट कर लीजिए और स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको पूछ लीजिए। क्लास इज थैंक यू ओवर मैम। टू यू ब्रह्मदेव, क्लास इज ओवर टू यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगी कि आप पाठ की शुरुआत पूर्व ज्ञान के आधार पे करें। कल जो आपने पढ़ाया था, किसी भी छात्र से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप पहले पायदान, जो थ्योरी ऑफ नीड्स है मैस्लो की, उसमें प्रथम जो पद है उसको बिना दिखाए, बिना स्लाइड दिखाए, प्रथम पद में क्या लिखा हुआ है, सेकंड चरण में क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, ऐसे करके, और फिर मैस्लो का पूरा नाम या कुछ भी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हुए पाठ को आगे बढ़ाइए। जी ठीक है, जैसा कि ऑल कल द हम लोग मैम शुरू करें। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जैसा कि कल हम लोग मैस्लो की थ्योरी पढ़ रहे थे। मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत या फिर आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रम मॉडल, इन तीन चार नामों से उसको जाना जाता है। तो जितना हमने कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पता करूंगा, तो आप लोग थोड़ा जवाब देंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैस्लो का पहले पहले आप बता दीजिए पूरा नाम क्या था। सर अब्राहम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो। ठीक है, लेकिन उनका पूरा नाम था अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। ठीक है। और प्रश्न पूछने का तरीका ये नहीं है, आप सब बीएड किए हुए हैं, आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। सामूहिक उत्तर नहीं लेना होता है, यू नो दैट। यस मैम। हाँ, किसी का तो नाम मैं लीजिए वो। यस मैम। ठीक है। तो अ, अगला क्वेश्चन संजय जी से हम पूछेंगे। संजय सर बताएं जरा कि अब्राहम मैस्लो के जो पांचों स्टेप थे, तो पांचों के नाम बता दीजिए आप। संजय सर। सर नहीं बोलो भाई, सर आप हैं। वो सब आप सिमुलेशन भी समझ लीजिए ना इसको, वो सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। यस मैम। हम्म। जी संजय जी। संजय जी? हेलो। कौन से टीचर जी लगा के बात करते हैं भाई? संजय आप बताइए, इंद्रेश आप बताइए, प्रीति आप बताइए, आरती आप बताइए। लाइक दिस यू कैन स्पीक। यस मैम। हम्म। जी सर, मेरी आवाज आ रही आवाज है आ रही मेरी? है? जी सर। जी बोलिए। सर यस सर, फर्स्ट आवाज आ रही है। जो मैस्लो का जो हायरार्की है, तो नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर। तो फर्स्ट है उनकी बायोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेकंड सेफ्टी नीड्स, और थर्ड इज सोशल नीड्स, और फोर्थ इज एक्सट्रीम नीड होती है, और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि। जी ठीक है। ठीक है। तो मैम हम इसके आगे बढ़ सकते हैं कि और हाँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। जी ठीक है, नहीं जैसे आप कि इसके आगे बढ़ने का तरीका फिर ये होता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कल का पढ़ाया मेरा कुछ समझ में आया है। चलिए, अब कल जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे बढ़ते हैं। जी हम्म। जैसा कि हम लोगों ने कल जहाँ तक पढ़ लिया था, हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आज हम उसके आगे आगे चर्चा करते हैं। जो उनकी कुछ और आवश्यकताएं हैं, जो मतलब मैस्लो जी ने बताया है, तो देखते हैं। अ, पदानुक्रम मॉडल की उपयुक्त पांच आवश्यकताएं हैं जिन्हें मैस्लो ने मूल आवश्यकता कहा है। इन मूल आवश्यकताओं के अलावा भी कुछ आवश्यकताएं हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी आवश्यकताएं निम्नलिखित प्रधान हैं, जिसमें से पहली है संज्ञानात्मक आवश्यकता, दूसरी है तंत्रिका तापीय या स्नायु विकृति आवश्यकता, तीसरी है न्यूनता प्रेरक, चौथा है वर्धन प्रेरक। ठीक है। तो
अब इनका हम अलग अलग एक एक करके थोड़ा मतलब अध्ययन करेंगे। पहली क्या है, संज्ञानात्मक आवश्यकता। संज्ञानात्मक आवश्यकता से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जो सूचनात्मक होती है, यानी कि ऐसी आवश्यकता जो हमें सूचना प्रदान करे कि किसी चीज को जानने की और समझने की, जिससे हमें जानकारी मिले, ऐसी आवश्यकता होती है संज्ञानात्मक आवश्यकता। इस श्रेणी में मैस्लो ने दो प्रकार की आवश्यकता को रखा है। एक पहली है जानने की आवश्यकता, दूसरी है समझने की आवश्यकता। जैसा कि मैस्लो ने कहा कि पहले हमें जिसकी प्रधानता होती है हमारे, अ, जैसे कि इन दोनों आवश्यकताओं का एक अपना अलग अलग पदानुक्रम होता है। इसमें जिसकी प्रबलता ज्यादा होती है उसको हम पहले पहले लेते हैं, और जिसकी प्रबलता कम होती है उसको बाद में लेते हैं। जैसे कि हमें किसी भी चीज को समझने से पहले जानना पड़ता है। अगर हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो उसे हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैस्लो ने इसमें पहले सबसे पहले जानने की आवश्यकता को रखा है, उसके बाद समझने की आवश्यकता को रखा है। जैसे कि मैस्लो ने कहा है कि हमें कैसे पता होगा कि भोजन कहाँ है, और सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और हमें किस प्रकार से सम्मान, स्नेह, प्यार मिलेगा। इन सब चीजों को पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पूर्ति हम कैसे करें। पहली आवश्यकता होता है संज्ञानात्मक आवश्यकता के अंतर्गत मैस्लो ने इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया है। अब देखते हैं दूसरा, तंत्रिका तापी या स्नायु विकृति आवश्यकता। मैस्लो के अनुसार कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी संतुष्टि से व्यक्ति में स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति में विकृति, निष्क्रियता आदि बनी रहती है। इसे उन्होंने तंत्रिका तापी आवश्यकता कहा है। ऐसी आवश्यकताओं की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाती है। जैसे इस तंत्रिका तापी या स्नायु विकृति आवश्यकता से तात्पर्य यहाँ पे है कि जब व्यक्ति की जो प्राथमिक नीड्स होती हैं, जैसे शारीरिक, हाँ, बायोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, इन सब नीड्स और जो स्नेह और संबद्धता की जो आवश्यकता है, अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो इसके कारण व्यक्ति में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं उसे हम तंत्रिका तापी स्नायु विकृति कहते हैं, मतलब उसकी आवश्यकता कहते हैं। जैसे जब व्यक्ति में संबद्धता, स्नेह की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पाती तो दूसरों के प्रति आक्रामक या विद्वेषी हो जाता है। कहने का सेंस यहाँ है कि जब व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से समाज में स्थापित नहीं कर पाता है और उसे प्यार नहीं मिलता है तो सबके प्रति एक ही प्रकार का आक्रामक हो जाता है। जैसे कि कि वो आक्रामक हो जाता है, विद्वेषी हो जाता है, उसके मन में हमेशा सबके प्रति घृणा भाव ये सब उत्पन्न होने लगती है। तो जो स्नायु विकृति की उदाहरण है। तीसरा देख लेते हैं, न्यूनता अप्रेरक। मैस्लो ने इसे डी अप्रेरक भी कहा है। इस तरह के अप्रेरक का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में न्यून या हीन अवस्थाओं जैसे भूख, ठंडक, असुरक्षा आदि से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। अतः डी अप्रेरक मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल के निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के लगभग समान है। यानी कि यहाँ पे डी अप्रेरक का मतलब ये होता है कि जो हमें अंदर से मोटिवेट करे, किसी भी चीज को करने से पहले हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है वही हमारा डी अप्रेरक होता है। क्योंकि व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो व्यवहार होते हैं, उनके व्यवहार, अधिकतर व्यवहार जो होते हैं वो डी मोटिवेशन के कारण ही व्यवहार करता है व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और वो खाना खाना चाह रहा है लेकिन अंदर से दिल नहीं कर रहा है खाने को, तो वो नहीं खाएगा। लेकिन हमारे अंदर जब एक प्रकार की ड्राइव अंदर से उत्पन्न होती है और अंदर से हम उसके प्रति उत्प्रेरित होते हैं, तब जाके हम किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं या फिर उस काम को करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। मैस्लो ने इस तरह के जो अप्रेरक है उसको पांच भागों में बांटा है। पहला है
डी अप्रेरक की उपस्थिति से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे यदि व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन न करे तो वह आसानी से बीमार पड़ जाता है। कहने का मतलब डी प्रेरक यह होता है, जैसे हमारे अंदर किसी भी चीज की अगर हमें कमी होगी या किसी भी चीज की अगर हमारे अंदर कमी पड़ जाती है तो हमारा शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है। जैसे हमें अगर भूख लगी, अगर हम खाना नहीं सही सही समय से नहीं लेंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे हमें हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। दूसरा है डी प्रेरक की उपस्थिति से व्यक्ति में रुग्णता की रोकथाम होती है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि रुग्णता से मतलब इलनेस यानी कि बीमारी से बचा जा सकता है। अगर हम डी अप्रेरक हमारे अंदर उपस्थित यानी कि हम अंदर से मोटिवेट होते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, या फिर भोजन सही ढंग से करने के लिए और सही समय से हर काम को कर रहे हैं, तो उससे हम जो हमें बीमारी होने वाली होती है तो उससे हम बच सकते हैं आसानी से। डी प्रेरक के पुनः स्थापन से व्यक्ति चंगा ठीक हो जाता है। यानी कि अगर हम सही ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं और फिर अगर हमें डी प्रेरक यानी कि जो हमें मोटिवेशन मिल गया और सही तरीके से हम खाना पीना खाने लगे, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है और व्यक्ति आराम से ठीक हो जाता है। कुछ परिस्थिति में वंचित व्यक्ति द्वारा डी प्रेरक को अन्य अभिप्रेरकों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति भोजन को अधिक यौन के अनुपात में अधिक पसंद करता है। कहने का सेंस यहाँ है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे और दूसरी आवश्यकता, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसे भूख लगी है तो उसे सिर्फ उस समय क्या दिखेगा, सिर्फ हमको खाना मिल जाए किसी भी प्रकार से। अगर कोई चाहे भी तो वो दूसरा काम करने के लिए तत्पर नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो है भूख। अगर उसकी भूख की तृप्ति नहीं हो रही है तो उसे दूसरा कुछ भी कह दो, कुछ भी करने को कहो, नहीं करेगा। अगर उसे भूखा है या फिर प्यासा है, अगर जिस जिस व्यक्ति में जिसकी आवश्यकता ज्यादा होती है तो उस पर ज्यादा फोकस करता है। भूख होगा या भोजन होगा? क्या मैम? भूख होगा या भोजन होगा? अभी भोजन प्रेरक में मैम। होगा। ठीक है। आत्मसिद्ध व्यक्तियों के लिए डी प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में इस तरह का प्रेरक कार्यात्मक रूप से अनुपस्थित होता है, परंतु जो लोग आत्मसिद्ध नहीं होते उनका व्यवहार डी प्रेरक से अधिक निर्देशित होता है। यानी कि जैसे जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके उनके लिए डी प्रेरक की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि वो अगर एक बार तपस्या में बैठ जाते हैं तो ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी भी प्रकार से इस सब चीजों से वो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं, तो उनको डी प्रेरक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जो हम जैसे जैसे जो हम लोग हैं, हमारा जो व्यवहार है वो अधिकतर करके डी प्रेरक से ही ज्यादातर निर्देशित और अ, चलता है। उसके ही आधार पे हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं या फिर कोई कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। हाँ, साधारण मानव का। साधारण मानव का। यस मैम। वर्धन अप्रेरक अगला है। वर्धन प्रेरक से तात्पर्य वैसे अभिप्रेरकों से होता है जो व्यक्ति को अपने अंतःशक्ति या अंतः क्षमताओं की पहचान कर उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का सेंस यहाँ है कि जो वर्धन प्रेरक, ग्रोथ मोटिवेशन, यानी कि जो ऐसा उत्प्रेरक होता है जो हमें अपने अंदर की शक्तियों को, अंतः क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और उसे विकसित करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी, जैसे कहने का सेंस है कि बहुत लोग होते हैं कि वो बचपन से ही अच्छा खेल लेते हैं या फिर अच्छा गा लेते हैं, तो अगर हम अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पहचान ले तो हम उसे अपने अच्छे तरीके से उसे विकसित कर सकते हैं और आगे अच्छे तरीके से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है जिसे मैस्लो ने मेटा आवश्यकता या सत्व अप्रेरक भी कहा है। इस तरह की आवश्यकता या प्रेरक आत्मसिद्ध व्यक्तियों का मुख्य प्रेरक होता है। कहने का मतलब जो वर्धन प्रेरक है, इसे मैस्लो ने मेटा आवश्यकता कहा। मेटा आवश्यकता में बी मोटिव्स जो हम लोग कहते हैं वही है। इस तरह के आवश्यकता या अप्रेरक आत्मसिद्ध व्यक्तियों का मुख्य अप्रेरक होता है। मतलब ये जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होते हैं, कहने का मतलब जो
इन सभी आवश्यकताओं के अलावा जब वो जो आत्म सिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इस तरीके का जो अप्रेरक होता है वो ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर हर प्रकार के जो नैतिक गुण होते हैं सब विद्यमान होते हैं। तो उनके अंदर यह वर्धन अप्रेरक अत्यधिक पाया जाता है। डी अप्रेरक उत्पत्ति व्यक्ति में तब होती है जब उसे डी अप्रेरक की संतुष्टि हो जाती है। कहने का मतलब जब हमें हमारी जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, क्योंकि मैस्लो ने जो डी अप्रेरक इसको प्राइमरी नीड्स के अंतर्गत रखा था कि जो मैस्लो ने पहले बताया था कि हमारी जो प्राथमिक नीड्स होती, जो बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड और स्नेह और संबद्धता, इनके अंतर्गत डी प्रेरक को रखा था। तो अगर इनकी पूर्ति हो गई है, संतुष्टि हो गई है व्यक्ति में, तब जाके उसके अंदर ये वर्धन अप्रेरक और बी अप्रेरक की उत्पत्ति होती है। मैस्लो ने मेटा आवश्यकता की 18 तरह की आवश्यकताओं को मेटा आवश्यकता में 18 तरह की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है। ये आवश्यकताएं हैं: सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता, पूर्णता, विभाजन, उत्कर्ष, सजीवता, अद्वितीयता, पूर्णता, अनिवार्यता, संपूर्ण, न्याय, क्रम, सरलता, विस्तृतता, प्रयासशीलता, विनोदशीलता, आत्म पर्याप्तता तथा अर्थपूर्णता। प्रत्येक इन जो मतलब जो मेटा आवश्यकताएं हैं 18 प्रकार की, इनकी अगर पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर सच्चाई जैसी मेटा आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति में विश्वासहीनता, शक, कटुता आदि का विकास होता है। कहने का सेंस यहाँ है कि जब हमारे अंदर जो सच्चाई वाला गुण है, सच्चाई वाली जो आवश्यकता है, अगर इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति सभी पे शक करने लगता है कि ये ये व्यक्ति ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा, ये है ऐसा, तो मतलब सब पे वो एक ही प्रकार से शक करने लगता है। उसके अंदर मतलब सबके प्रति एक ही भावना उत्पन्न हो जाती है, किसी पे विश्वास नहीं करता है, सबको मतलब शक की नजरों से देखता है। और अच्छाई जैसी मेटा आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होने से व्यक्ति में घृणा, अरुचि, विरक्ति आदि जैसे गुण विकसित होते हैं। अगर व्यक्ति में जो अच्छाई वाला गुण है, अगर मेटा आवश्यकता जो है अगर वो नहीं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती होते हैं। तो इसी प्रकार मैस्लो ने बताया कि जितनी भी ये मेटा आवश्यकताएं हैं, इनके अगर इनकी संतुष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे मैस्लो के सिद्धांत का मूल्यांकन। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सबसे प्रथम बार व्यक्ति के व्यवहार को आशावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा प्रदान की। सचमुच में लोग व्यवहारवादी दृष्टिकोण या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति की गई व्याख्या से ऊब गए थे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मैस्लो पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने व्यक्तियों के व्यवहार को आशावादी यानी कि आशावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। क्योंकि इससे पहले जो लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने उसको व्यवहारवादी और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की थी, जिससे कि लोग उब चुके थे। तो मैस्लो ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको आशावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत समझने और समझाने की कोशिश करी। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत को सामाजिक, नैदानिक एवं व्यक्तिक परिस्थितियों में काफी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इससे इस सिद्धांत की उपयोगिता काफी विस्तृत है। शुल्ज 1990 के अनुसार इस सिद्धांत की उपयोगिता मनोचिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र तथा संगठनात्मक व्यवस्था आदि में काफी अधिक है। कहने का सेंस यहाँ यह है कि मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत को सामाजिक, नैदानिक एवं व्यक्तिक परिस्थितियों में काफी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। यानी कि
इस सिद्धांत का जो उपयोग हुआ सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि सभी लोगों की एक ही जैसी परेशानी समस्याएं सबकी लगभग लगभग होती है। ज्यादातर लोग इसी समस्या से जूझे रहते हैं कि हमें रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा इन सब आवश्यकताओं की लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती, ज्यादातर काफी हद तक। तो इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा इन परिस्थितियों से निपटने में काफी हद तक सफलता मिली है। इस सिद्धांत की विविधता काफी विस्तृत है, मतलब इस सिद्धांत के द्वारा इसे सिद्ध करने में काफी उपयोगी उपयोगी सिद्ध हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, संगठनात्मक व्यवस्था के क्षेत्र में, इन सब जगहों पे इस सिद्धांत की काफी हद तक उपयोगिता सिद्ध हुई है। अब अगला देख लेते हैं। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आत्मसिद्धि का संप्रत्यय आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में एक वरदान सा साबित हुआ है, क्योंकि इस संप्रत्यय के आधार पर मानव की आंतरिक अंतर शक्तियों को समझने में काफी मदद मिली है। जो मैस्लो ने आत्मसिद्धि वाली जो आवश्यकता बताई है, उसके आधार पर जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उनको काफी हद तक काफी व्यक्तियों के व्यवहार को, मतलब आंतरिक व्यवहार को, आंतरिक शक्तियों को समझने में काफी हद तक मदद मिली है। क्योंकि सभी लोग आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ नहीं पाते, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं अगर उनमें से उनकी अगर जो प्रारंभिक नीड्स होती है, जो प्राथमिक नीड्स होती हैं, और इन सब की अगर पूरी तरह से पूर्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तो कोई भी व्यक्ति आत्मसिद्धि की तरफ नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति जो फिजिकल नीड्स है अगर उसकी 80% संतुष्टि हुई है, तब जाकर दूसरी नीड्स पे पहुंचता है। अगर दूसरे सुरक्षा की आवश्यकता जो है हमारी, अगर उसकी पूर्ति 70% हुई है, तब जाकर तीसरे पे स्नेह एवं संबद्धता की तरफ बढ़ता है। इसी तरीके से सब में परसेंटेज बने हैं। तो लास्ट वाला जो स्टेप होता है कि आत्मसिद्धि वाला, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। मतलब कम से कम, बहुत कम 10%। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरना होगा कि आपके अंदर सारे गुण होने चाहिए। आपके अंदर अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, सबके साथ समान प्रेम भावना इत्यादि सभी गुणों से मतलब परिपूर्ण होगा व्यक्ति, वही जाके आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ पाएगा। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में कुछ खामियां थी, जो खामियां थी देख लेते हैं। इन गुणों के बावजूद मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में कुछ खामियां हैं, जिन पर भी लोगों ने प्रकाश डाला है। इन खामियों में निम्नलिखित प्रमुख है। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में विभिन्न संप्रत्यय एक दूसरे पर काफी अतिच्छादित है। कहने का सेंस यह है कि यहाँ पे मैस्लो के जितने भी व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, यानी कि पांचों पदानुक्रम मॉडल हैं, जो पांचों क्रम है, पांचों पद हैं, एक दूसरे पे आधारित है। अगर पहले की पूर्ति नहीं हो तो दूसरे पे आदमी नहीं पहुंच सकता है। तो इससे ये भी इसके कमी में है कि एक के बाद दूसरे पे व्यक्ति, अगर एक की पूर्ति नहीं हो तो दूसरे पे नहीं पहुंच सकता है। फलतः किसी एक संप्रत्यय का दूसरे संप्रत्यय से अलग कर वर्णन करना या उस पर शोध करना संभव नहीं है। इसके लिए इनके सिद्धांत में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न हो गई है। कहने का मतलब है कि इन जो पांचों पद हैं, इनको अलग अलग हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। अगर इनकी अलग से व्याख्या करेंगे तो उसमें जो सही क्या कहते हैं उसको, जो उसमें मतलब क्या कहते हैं, अगर इसे हम अलग अलग व्याख्या करेंगे तो सही परिणाम नहीं देगा, सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये एक दूसरे पे आच्छादित है या फिर एक दूसरे पे आधारित हैं। एक के बाद ही दूसरे की पूर्ति होती है, इसलिए इसे एक कमी के रूप में देखा जा सकता है। शूल्ज के अनुसार मैस्लो ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादन के लिए मात्र 49 प्रयोजों का साक्षात्कार लिया था तथा उन पर कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्रियान्वयन कर आंकड़े इकट्ठा किए। शूल्ज ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतना कम प्रयोजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित सिद्धांत को एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब यहाँ है कि एक शूल्ज जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
उन्होंने कहा कि मैस्लो ने सिर्फ 49 लोगों पर ही ये प्रयोग किया था, 49 लोगों के व्यवहार को ही देखा था, 49 लोगों के बारे में ही जानकारी प्राप्त की थी, जिसके आधार पर इन्होंने ये अपना सिद्धांत बनाया है, पदानुक्रम मॉडल या फिर मानवतावादी सिद्धांत। लेकिन इतनी कम जनसंख्या, मतलब इतनी जनसंख्या पे इतने कम लोगों को प्रयोग करके आंकड़े जो प्राप्त हुए हैं, वो उसे एक तरह से वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतने कम आंकड़े हैं और इतना ज्यादा जनसंख्या है। उस आधार पर इसे ये भी एक कमी है कि मतलब कम लोगों पे परीक्षण किया गया था। कुछ आलोचकों का मत है कि मैस्लो ने अपने अध्ययन में आत्मसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन साधनों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया वह काफी अस्पष्ट एवं असमर्थ असमर्थ यथार्थ हाँ एवं अयथार्थ था। अयथार्थ, अनरियल। जी, मतलब अब मैस्लो, कुछ आलोचक हैं जो हम्म। मतलब कह रहे हैं कि जो आत्मसिद्ध व्यक्तियों के लिए जो इन्होंने जो आंकड़ा प्राप्त किया था, आंकड़े इकट्ठा किए थे, वो सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं और उनकी जो रिलायबिलिटी है वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये भी एक कमी ही है इनके सिद्धांत की। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही स्तर की आवश्यकता व्यक्ति में क्रियाशील होती है, परंतु आलोचकों का मत है कि एक से अधिक स्तर की आवश्यकता व्यक्ति में एक ही समय में क्रियाशील हो सकती है। यानी कि मैस्लो ने माना कि अगर व्यक्ति में जितनी आवश्यकताएं बताया उन्होंने क्रम से, अगर उनका मानना था कि एक समय में व्यक्ति में सिर्फ एक ही प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जैसे अगर हम प्राइमरी नीड्स की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरी नीड्स के बारे में सोचेंगे नहीं, अगर हम रोटी कपड़ा मकान जुटा नहीं पा रहे हैं तो सुरक्षा के बारे में या फिर स्नेह प्यार के बारे में या सम्मान के बारे में नहीं हमारी सोच पहुंचती है। लेकिन जो आलोचक है उनका मत है कि अगर एक से अधिक स्तर की आवश्यकता व्यक्ति में एक ही समय में क्रियाशील हो सकती है। कहने का मतलब है कि एक समय में एक से अधिक जो आवश्यकता है उसकी भी मतलब एक ही समय में एक से अधिक आवश्यकता क्रियाशील हो सकती है। जैसे एक आईएएस है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता की संतुष्टि को अग्रसर होते हुए अपनी सुरक्षा आवश्यकता की ओर सजग हो सकता है। कहने का मतलब जब एक आईएएस अधिकारी है तो उसकी तो जो प्राइमरी नीड्स है सभी पूरी हो गई है, तो सम्मान भी मिल रहा है तो आत्मसिद्धि की तरफ तो बढ़ ही सकता है। जरूरी नहीं है कि सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है तो वो आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ सकता है। बड़ा खतरनाक तुमने एग्जाम्पल दिया है, अभी इसी पर चर्चा हो जाएगी, देख लेना। जी आईएएस अधिकारी को की तुमने प्राइमरी नीड्स सारी सेटिस्फाइड बता दी ना। चलिए, यस ठीक मैम। है। हम्म। इन आलोचकों के बावजूद मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत एक उपयोगी सिद्धांत साबित हुआ है। कहने का सेंस यहाँ है कि इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी मैस्लो का सिद्धांत जो है आज के समय में बहुत ही हद तक प्रासंगिक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या लगभग लगभग रोटी कपड़ा मकान के ही चक्कर में जुटी रहती है। अरे, और ये तुमने कहीं लिखा हुआ पढ़ा है तुमने? ब्रह्म, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ये तुमने कहीं लिखा हुआ पढ़ा है कि गांव की जनसंख्या, गांव की आबादी, गांव के लोग, गांव मैम का हमने आदमी तो कितना। देखा है मैम, नहीं नहीं हमने नहीं, ये देखा तो है ये क्योंकि बात बिल्कुल गलत है। शहर में क्या लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए? गांव के लोग तो नहीं मैम, आत्मनिर्भर जैसे होते हैं। नहीं मैम, कहने का सेंस है जो जनसंख्या की बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ऐसी देखने को मिलती है, क्योंकि कि तुमने ये कहीं पढ़ा है, इस बात के साक्ष्य हैं, ऐसी स्टडी है? वरना प्लीज मत कहो, क्योंकि भारत गांव का देश है। हमने, मेरे हस्बैंड तो खुद गांव के हैं। ये बात मुझे बहुत ही बेकार लग रही है कि गांव के लोगों की बेसिक आवश्यकता है। कैसे कह दी तुमने? ये बात गलत है ब्रह्म। मैं इस बात से तुम्हारी एग्री नहीं करती। प्लीज इस सेंटेंस को दोबारा मत रिपीट करो अपनी लाइफ में कभी। ओके मैम। हाँ, दे यहाँ क्या कहते हैं, शहरों में आप देख रहे हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं, वो क्या है? उनको देखिए जरा, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है क्या? नहीं मैम। हाँ, तो प्लीज ये सेंटेंस गलत है थोड़ा सा। हो गया मैम। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस फिर। हम्म। रेफरेंस है मैम, देख लीजिए। देख रहे हैं। हम्म। चलिए, ठीक है ठीक है। अब क्वेरीज ले लीजिए क्लास से। थैंक यू मैम। हम्म।
आप थोड़ा किसी सा को जब किसी भी हिंदी में जब आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप धन्यवाद लिख देते कितना खूबसूरत लगता है, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती। ये थोड़ा सा क्या जरूरी था बना कि दो अगर मैम। हाँ पूरी प्रेजेंटेशन जब हिंदी में है तो लास्ट में कर धन्यवाद देंगे लिखने में मैम। क्या यस कोई मैम, बुराई कर नहीं है देंगे लास्ट में धन्यवाद लिखने में। ठीक है। यस मैम, कर देंगे। हम्म। थोड़ी ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि चीजों को इफेक्टिव बनाती है यस ना। मैम। हाँ, क्वेरी ले यस लीजिए क्लास से, क्वेरी ले लीजिए क्लास से। जी, अगर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अभी तक जितना हमने बता दिया है। सर आपने जो अभी आईएएस अधिकारी के बारे में बताया कि एक आईएएस अधिकारी जो होता है वो है हम्म। मतलब जो सभी चीज़ों से वो संतुष्ट हो जाता है, तो क्या यह हाँ। सही है? क्योंकि बहुत ऐसे आईएएस अधिकारी देखे गए हैं कि जो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, और बहुत ऐसे आईएएस अधिकारी होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं या बिल्कुल। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि वो नौकरी छोड़ देते हैं, वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के दबाव में या मंत्री के दबाव में। तो बिल्कुल आपने ये बता बिल्कुल। दिया कि वो समायोजन कर लेते हैं, ये तो इस बात को थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं तो नहीं कहा कि समायोजन कर लेते हैं, हमने कहा कि एक आईएएस अधिकारी है तो उसकी जो प्राइमरी नीड्स हो, तो जाहिर सी बात है अगर वो आईएएस है तो उसकी प्राइमरी नीड्स पूरी हुई होगी। उसके बाद ब्रह्म मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। ये हम सभी के लिए है कि जैसे इसने बोला कि आईएएस अधिकारी है उसकी प्राइमरी नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी, पर मैं जहां तक देखती हूँ जो आईएएस अधिकारी है वो परिवार को समय नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली लाइफ ही बहुत डिस्टर्ब रहती है। और अगर थोड़ा सा कोई बहुत सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला है, बिल्कुल ईमानदार आईएएस ऑफिसर है, तो उसका हर 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। आज वो यहाँ है कल वहां है, तो साथ ही साथ फैमिली तो नहीं ट्रैवल कर सकती है उसके। तो कहीं ना कहीं जो रोटी कपड़ा मकान इसके अलावा बायोलॉजिकल नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स शारीरिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति नहीं होती, और उसकी वजह से उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन और कुसमायोजन उसके व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जो आप कह रहे हो जितने ऊंचे पद पे आप जाइए उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए अगर आप तत्पर नहीं है और आप तटस्थ होकर के नहीं चल पाते कुछ सिचुएशंस में, तो आप देखेंगे कि जितनी ऊंची पोस्ट पे आप जाते हैं उतने ही आप ज्यादा हैरेस हो जाते हैं और कुसमायोजित हो जाते हैं। बल्कि मैं देखती हूँ एक किसान जो है जो कि अपने खेत में हल चला करके खुद ही अनाज बो करके पैदा करता है, और उसको देखिए आप, वो बड़े आराम से अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे देता है और उस पर कहता है मंदिर बना लो, और मंदिर में एक पंडित को रख लेता है। ये भी नहीं कहता कि मंदिर में जो चढ़ावा आएगा वो मुझे मिलेगा, वो भी कहता है कि पंडित को चला जाए, कोई बात नहीं, एक पंडित का परिवार भी इस हिसाब से चल जाए, है ना। और ये थोड़ा सा ये स्क्रीन पे जो आपने स्लाइड लगाई हुई है पहली स्लाइड लगा दीजिए। ठीक है, मेरा ये मानना है फिलहाल, मेरा ये मानना है। ब्रह्म आप देख लीजिए अपना पॉइंट, अगर कोई यस मेरी मैम। बातों से इत्तेफाक नहीं रखता तो वो अपने विचार व्यक्त कर मैम सकता है। थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूँगा इसमें। हाँ जैसे बिल्कुल। इन्होंने बताया आईएएस अधिकारी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप जितने भी टीचर ही हैं अपने स्टाफ में, हम्म। तो सभी लोग घर से परिवार से दूर होकर चल के हैं, तो लेकिन मुझे हम्म। लगता है वो लोग खुद अपने परिवार से संतुष्ट है या समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनकी मजबूरी है नौकरी करना, उनकी जो शारीरिक और सामाजिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, बल्कि जो गाँव में घर में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो अपने परिवार में एक तरह से मजदूर जो है अपने परिवार में शाम तक घर पहुँच जाते हैं, बल्कि वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। केवल वो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो सारी समस्याओं का निदान उनका हो गया है। बिल्कुल ये कहना न्याय बिल्कुल। उचित नहीं है। इंद्रेश जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें जी सर हाँ कि हाँ। बताएं। जो नौकरी नहीं कर रहा है और गांव में रह रहा है, या फिर पर डे जो रोज जॉब करता है, मतलब रोज काम के लिए निकलता है, रोज काम पाता है या नहीं पाता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही संतुष्ट हो। ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी नीड्स जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी हो, क्योंकि जो गांव में रह रहे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होते, तो हमें आपको लगता है कि बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि कहते हैं दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। वही बात है कि हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कि बहुत खुश हैं बहुत, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए, अगर उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए, तो समझ में आएगी बात है कि मतलब हाँ उनको भी दिक्कत है। नहीं, देखने से तुमने लगता है कि बहुत मतलब बहुत अच्छी बात तुमने कहती कि दूर के ढोल सुहावने, ये दूर के ढोल सुहावने दोनों ही पक्षों के लिए है। ब्रह्म बोल रहे थे यस ना मैम। अभी। हाँ, तो यस ब्रह्म मैम। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं? क्या मैम? आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं? आप गांव में आपके पिताजी कहाँ, आप लोग कहाँ गांव से गांव को बिलोंग करते हैं? यस मैम, गांव से। अच्छा अच्छा।
तो मैंने ना मैं आपको बताऊं कि हम भी, मेरे भी परिवार में कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि गांव में रहती हैं, और मेरे हस्बैंड खुद मतलब वो प्राउड कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सेटिस्फाइड। सबसे पहले जो आप देखिए कि प्राइमरी नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो वो नीड्स है उसको तो किसान अपने लिए समाज के लिए भी प्रस्तुत कर रहा है, समाज को भी दे रहा है, इतना वो खाता है। ये भी किसानों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि छोटे तबके के किसान और बड़े तबके के किसान, ये है। तो जो असंतोष वाली बात है वो गांव में भी होती है, शहरों में भी होती है, मेट्रो सिटीज में भी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी होती है। तो ये इसको तो हम नहीं कह सकते कि गांव का ही, तो एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के नहीं चल सकते। हर जगह डिससेटिस्फैक्शन है, जैसे इंद्रेश ने कहा अभी, हर जगह डिससेटिस्फैक्शन है, हर जगह सेटिस्फैक्शन है, हर जगह यस मैम। सेटिस्फैक्शन है, जगह डिससेटिस्फैक्शन है। और कोई मैम अगर अन्य देखा यस जाए मैम। कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अगर देखा जाए नहीं तो, है, ऐसा चाहे नहीं है वो, इंद्रेश। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अगर जिन्होंने पूरा संसार से मोह माया त्याग दिया है वही एक व्यक्ति संतुष्ट है। अगर कोई मैम पीएम भी संतोष, बन गया है, हाँ, पीएम भी बन गया है, तो वो भी अपने आप में पद से संतुष्ट नहीं, वो भी चाह रहा है कि मैं पूरे विश्व का ही पूरा वो बन जाऊं, या एक जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को संतोष जो संतुष्ट है नहीं। इंद्रेश, यस सभी को सारी क्लास मेरे ख्याल से इसमें सहमत होगी कि जो संतोष है वो मन का धन है। जब आप मन से शांत है, संयमित है, संतुष्ट है, तो आप संतुष्ट हैं। अभी ऐसा होता है कि आप कितना भी आपको खाने को मिल जाए, आपको संतुष्टि नहीं होती। और वहीं देखते हैं कि दाल मिल गई, अरहर की दाल मिल गई, चावल मिल गया, एक प्याज का टुकड़ा मिल गया, उसी को खा करके आहा मजा आ जाता है, तृप्ति हो जाती है ना। तो फिर वही है कि कई बार आप पनीर की सब्जी खा रहे हैं, रायता खा रहे हैं, दाल मखनी खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, कुलचा खा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कई बार रोटी सब्जी खा ली तो उसमें सेटिस्फैक्शन है, दलिया खा लिया तो उसमें सेटिस्फैक्शन है। मन के धन है, मन के धन है। क्यों दलिया खा करके सेटिस्फैक्शन आ जा रहा है, क्यों 56 भोग खा करके भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता, ये सब मन के धन है। और फिर कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है, फिर जैसे एक बात कह दी कि आपने पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया वो बहुत छोटा लिया, पॉपुलेशन में से, यस पूरी पॉपुलेशन में जो सैंपल लिया बहुत छोटा लिया, इसलिए कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रैक्टिकली जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ आज तक की अपनी लाइफ स्पैन में, तो मैं देखती हूँ कि ये थ्योरी है छोटे सैंपल पे, लेकिन इसके रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करने लायक है। मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा यस होता मैम, है ऐसा ऐसा है ना। होता है मैम। हाँ, जी मैम। हाँ, और ले लीजिए, क्वेरी ले लीजिए। जी अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम मैं एक बात बताना चाहूंगी। मैम बिल्कुल। जी बताइए। जैसा कि आपका मत है मैम, वैसा ही मेरा भी मत है। हम्म। लेकिन मैम जितनी जनसंख्या